Very good morning, student. Today we discuss about most important topics of reproduction in animals, which are uh, reproductive organs in humans. तो उसमें चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप स्टार्टिंग में ही दिख रहा है। एक है ह्यूमन स्पर्म है और सेकंड जो है वो ह्यूमन ओवा है जो फीमेल में होता है और ये मेल में है। और अगर बात करें तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सेल में इसकी स्टडी थोड़ी सी की थी कि ये ह्यूमन में है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जबकि यहाँ पर अगर स्मॉलेस्ट सेल है एक्चुअल में और ये लार्जेस्ट सेल थी। तो ये कहाँ है, इनका क्या यूज़ है, इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो इसी पर कंप्लीट किया था फर्स्ट वाला, तो ये सेकंड पार्ट है, उसमें देखते हैं। यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट विच स्लोली डेवलप इनटू ए न्यू फुली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं कुछ उसमें क्या था। एक फीमेल होगा और एक मेल का जो पार्ट होगा, दैट मीन यहाँ पर हेप्लॉइड्स हैं आपके एग, और ये रहेगा आपका स्पर्म। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में, और ये जाइगोट कंटिन्यूअली डिप्लॉयड होता है या इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। और जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो ये एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करता है और डेवलप करते करते वो फेटस में कन्वर्ट होगा और फिर न्यू बॉर्न बेबी में आ गया। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टार्ट तो सिंगल सेल से होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। न्यू ऑफस्प्रिंग आती है जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे मैच करते हैं फीमेल एंड मेल से। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। मेन पोर्शन इसका है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अभी हमारे पास मेल का है तो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मेन थ्री पार्ट्स कौन से हैं? एक है टेस्टिस, आपका सेकंड है स्पर्म डक्ट, इसमें डक्ट नहीं दिख रहा है वो अपना देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है पेनिस। एक्चुअल में इन सब के अपने अपने अलग अलग वर्क हैं। तो क्या करता है कहाँ पर, तो ये जो आपका टेस्टिस है इसमें फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है एक तरीके से स्पर्म का। अब ये स्पर्म जो बनती हैं इसे थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर रहता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ टेस्टिस में टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म यहाँ पर जब बन जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं, फिर उसके बाद ये स्पर्म डक्ट के थ्रू ये पहुँचते हैं कहाँ पर, इस ये आपका जो है वो यूरिनरी ग्लैडर है, उसके ठीक बाद में इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। जहाँ पर यूरिन आता है ठीक उसी जगह पर ये आपके स्पर्म भी हैं वो इजेकुलेट हो जाते हैं पेनिस के थ्रू। तो अब ये इसे कट करके दिखाया गया कि ये है टेस्टिस, ये है इसकी एपिडर्मिस जो उसके ऊपर अपर लेयर होती है, फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो यहाँ से कनेक्शन इनकी बात का दिखाया गया, वो है ट्यूनिका वैजिनैलिस। तो ये एक स्पंजी सब्सटेंस है, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं अभी। तो चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो मेन वर्क हैं और पार्ट्स हैं उनकी स्टडी कर लें थोड़ा सा। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडेड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ये रहे आपके पेयर्स। प्रोड्यूसर ऑफ स्पर्म्स, ये इसका वर्क है। टू स्पर्म डक्ट्स, तो ये रहा आपका स्पर्म डक्ट, टू टोटल पेयर में ही है। ट्यूब टू ट्रांजिट स्पर्म, मतलब यहाँ से जो स्पर्म बनेगा उसे बॉडी में किस तरह से वापस इंटर करना है उस तरह से। फिर एंड पेनिस, इजैकुलेटर है, और जो भी सब्सटेंस यानी कि ये स्पर्म बनेगा तो उसे बाहर निकालने का काम ये पेनिस करता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, और ये याद रखेंगे इसमें 23 क्रोमोजोम्स ही होते हैं, ना कि 46 क्रोमोजोम्स। तो ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं स्पर्म की। तो क्या है स्पर्म? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, आपने देखा होगा, हेड, नेक और ये है इसकी टिप। अब एक्चुअल में इनके वर्क क्या है उसे भी देखते जाते हैं। हेड का जैसे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है इसी पार्ट में होगा, सबसे अपर पार्ट में। फिर होता है नेक या मिडिल पीस, जो ये नेक या मिडिल पीस है इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल इसके होते हैं पूरे बॉडी के कंपेयर में। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी होता है, एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है उस स्पर्म को, ताकि ये जो 15 मिनट 20 मिनट जो भी इसका एक्टिवेशन टाइम है उतने टाइम तक ये उसे सर्वाइव किए रहे उस किसी भी कंडीशन में। फिर नेक्स्ट है टेल, हेल्प इन मोमेंट टू रीच नियर ओवर, और ये उसी मोमेंट में जैसे टेल रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, और ये ईजिली मूव कर सकते हैं, या एक तरीके से कहें कि आप ये तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ भी 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। ये रहा इसका ओवरी, ओवरी यहाँ से कनेक्टेड है, और इस ओवरी में ओवम या ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होता है।
ये है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है जिसके थ्रू ये ओवरी से ओवा बाहर निकलेगा, और अगर डेवलप हुआ तो भी, और अगर अनडेवलप्ड फॉर्म में डेवलप्ड हो गया है और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी ये यहीं से बाहर निकल करके थ्रो हो जाता है। फिर आता है यूटेरस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये छोटा सा पार्ट अभी दिख रहा है, एक्चुअल में जब इसमें कभी प्लांटेशन हो जाता है जो आपका ये जायगोट है या एम्ब्रियो का, तो उस कंडीशन में ये धीरे धीरे स्ट्रेच करता है, और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है, साथ ही साथ बहुत ही क्या कहें, स्ट्रॉन्ग है, जो जल्दी रप्चर नहीं करता है। तो इसमें बेबी कम्प्लीटली आपका डेवलप हो रहा होता है। तो ये है, ये यूटेरस है। अब बात करें नेक्स्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हैं तो वो क्या क्या हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज, ये रहे आपके पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक। फिर प्रोड्यूसर ऑफ मैच्योर ओवा, ये याद रखेंगे, मंथ में सिर्फ एक ही ओवा का फॉर्मेशन होता है, और कोई एक ओवरी, अब आप कंटिन्यूस भी हो सकता है और अल्टरनेट में भी हो सकता है, कोई भी एक इसमें से ही ओवा का जनरेशन करेगा। फिर नेक्स्ट है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइज्ड एग टू द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब यहाँ से जो बाहर निकलता है। इम्प्लांटेशन की बात मैंने पहले भी की कि अगर नहीं इम्प्लांट होगा तो भी वो इसी के थ्रू बाहर निकल रहा होता है। तो फैलोपियन ट्यूब इसका सेकेंड पार्ट है। फिर आते हैं यूटेरस का। यूटेरस है नर्चरिंग एंड फर्टिलाइज्ड ओवम टू मैच्योर बेबी, यहाँ पर उसका नर्सर होगा, यानी नर्चर करता है कि अगर कंटिन्यू बेबी की ग्रोथ हो रही है तो ये स्ट्रेच करता जाएगा, और इसी में प्लासेंटा के थ्रू वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल बॉडी में, यानी न्यू बॉर्न बेबी को जो आपका एम्ब्रियो है उसे कंप्लीट न्यूट्रिशन पहुंचाता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे कौन सा पार्ट निकलता है। उससे बाहर निकलता है ओवम और एग, या इसे ओवा एंड एक्स भी कहेंगे कभी कभी जब नंबर इनके ज़्यादा हों तो। अब इसके मेन पार्ट देख लेते हैं। ये कोरोना रेडिएटा एंड जो आपका जोना पेलुसाइडा, जो इसकी कवरिंग है उस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के एक तरीके से वर्क करती हैं, ताकि ये इसमें ईजिली जो फ्रॉस्ट आपके स्पर्म्स हैं वो ईजिली इंटर न कर सकें, तो उन सब के लिए है, और वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, स्ट्रेचेस से बचाता है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल भी काफ़ी है, ताकि ये नेक्स्ट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो 7 डेज है उसमें वो उन्हें सब जो न्यूट्रिएंट है वो पहुंचाता रहे। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी स्पर्म के न्यूक्लियस की ही तरह हैप्लॉइड है, दैट मीन 23 क्रोमोसोम्स ही इसमें भी हैं, ये भी मियोसिस के ही थ्रू ही जनरेट हुआ होता है। तो अब जानते हैं कि क्या है। ओवम इज फीमेल गैमेट इन ह्यूमन बीइंग, सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट by one of ovaries every month. It is spherical in shape and much more larger in comparison to sperm due to having nutrient for early stage of fertilized egg. वो 7 days की जो मैंने बात की उसके लिए वो थोड़ा सा लार्जर साइज का होता है। आपकी बुक में बुझने के दिमाग में कुछ आया है कि eggs in animal varies. The egg may be very small as in humans, much larger in hens, ostrich eggs. द लार्ज एग इज़ द लार्जेस्ट। अब इन सब में अगर देखें तो ऑस्ट्रिच या हेन जो है उन सब में जो नर्चर होता है या एक तरीके से हैचिंग के थ्रू प्रॉपरली ग्रोथ कर रहे होते हैं, जो एक के अंदर आपके एम्ब्रियो है वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो जब बाहर बॉडी के होंगे तो हैन से उसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, इसलिए वो न्यूट्रिएंट मटेरियल ऑलरेडी उसमें होते हैं, इसलिए उसकी साइज़ लार्जर होती है। जबकि ह्यूमंस में प्लासेंटा उस यूटेरस में आके अटैच हो जाता है उस एम्ब्रियो का, और उसके बाद वो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो बॉडी से कांटेक्ट में लेकर के रखता है, इसीलिए वो एक लार्जर साइज़ का होता है और एक स्मॉलर साइज़ का होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स हैं जो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते होते कहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो एम्ब्रियो है वहाँ पर पहुँच रहे होते हैं। तो अब क्या सारे के सारे स्पर्म्स यहाँ पर कांटेक्ट में होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन टू 500 मिलियंस मान लीजिए, इतने ज़्यादा स्पर्म्स पहुंचते हैं, और जबकि ओवा सिर्फ एक ही होता है। अब कुछ इससे कंपेयर कर लेते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी रेस होने वाली होती है, बहुत सारे लोग हैं, अगर उसमें विनर की बात करेंगे तो कोई एक ही विनर होगा, और ये ओवा की तरह दिखता भी है। अब वो वही कांटेक्ट में आएगा उसके, या टच करता है कि किस करेगा, मतलब नॉर्मली कोई भी इससे गेन करता है। तो अब वो जो उसका हेड है उसमें से जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है।
तो इसे सिंपल वे में देखते हैं, जो आपकी बुक में दिया है स्पर्म हुआ और ये हो गया ओवम, इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो बनेगा फ्यूजिंग न्यूक्लियाई उसे कहते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट का कंटिन्यूअसली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में है क्या? फर्टिलाइजेशन में देखिए मायोटिक स्पिंडल्स हैं। मायोटिक का मतलब यहाँ पर है कि वो हाफ ही सेल्स हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे स्पर्म्स इसके चारों तरफ हैं, लेकिन इसमें से जो इंटर करेगा बस वही इस न्यूक्लियस के साथ जाकर के कोरिलेट करेगा। अब सिंपल वे में देखें तो एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल है, उसमें 2n है। जब मियोसिस होता है तो उस मियोसिस के थ्रू स्पर्म एंड ओवम का जनरेशन। यहाँ पर देखिए n है, इस n का मतलब है 23 नॉट पेयर्स, 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 क्रोमोसोम्स। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो वो फिर से 46 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में ये क्लियर हो जाएगा कि एक्स वाई एक्स जो बॉय या गर्ल है वो तो बाद में क्लियर होगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी जानते हैं। फिर इसके बाद इसका फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। माइटोसिस का मतलब अब ये फिर से ग्रो करना स्टार्ट हुआ, 2 to 4 8 16 32 64, इस तरह से वो कम्प्लीटली चेंज होगा। तो एक सिंपल वे में देखते हैं फर्टिलाइजेशन है क्या। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ ओवम, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of egg and the sperm is called fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg or zygote. Clear? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ओवरी किस तरह से वर्क करती है। ये यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे कंटिन्यू इंक्रीज किया, फिर ओवल्यूशन हो जाता है। ओवल्यूशन का मतलब है कि जो ये आपका ओवरी है, सॉरी ओवा है, ये बाहर निकलता है। अब यहाँ पर स्पर्म्स अगर किसी तरह से पहुँच जाते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा। उस फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड क्लीवेज होगा, फिर थर्ड, फोर्थ, 8, मतलब इस तरह से होगा। और ये डे भी दिया गया है कि 0th डे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, 8, 9 आते आते क्या होगा, ये इम्प्लांट कर जाता है, मतलब उस यूटेरस की वाल के साथ कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही इम्प्लांट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, तो अब बॉडी से ही इसे सारा का सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलेगा। जैसे जैसे इनमें डुप्लीकेशन होना स्टार्ट होगा या माइटोटिक जो ये आपका जो माइटोसिस की बात मैंने की थी, वो अब धीरे धीरे माइटोसिस के थ्रू उनके नंबर ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे और इस इंक्रीज करते करते वो न्यू जो फीटस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और आफ्टर 9 मंथ ये यूटेरस से बाहर भी जाते हैं, जिन्हें हम न्यू बॉर्न बेबी या ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर ये फिलोपियन ट्यूब किसी तरह से ब्लॉक हो जाए, अब यहाँ से बाहर ही ना निकले। कुछ स्पर्म्स इस तरह से हों जो रॉस्ट हो, या स्पर्म का जो काउंट है वो बहुत कम हो, वो यहाँ तक यानी फिलोपियन ट्यूब तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि वो बेबी को बर्न कर सके। तो उसे कहते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, और सिंपली कहते हैं IVF। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज। ओवरीज को क्या करते हैं, वो ओवा जनरेट करने के लिए एक तरीके से इग्नाइट करते हैं या स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक रिट्राइव फ्रॉम द ओवरीज, यहाँ से उन्होंने कलेक्ट कर लिया ओवरी को, और स्पर्म अगर कहीं पर है तो ठीक, नहीं तो उनके हस्बैंड से ही लिया गया। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन करते हैं, और उस फर्टिलाइजेशन में चांसेस ज़रूरी नहीं कि वो 100% हो, कभी कभी ये फेल भी हो जाता है, आपको नेक्स्ट मंथ तक वेट करना भी पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में अब होगा क्या कि वो चेक करते हैं, मान लीजिए कि एम्ब्रियो में वो कल्चर स्टार्ट हो गया, अब वो हो गया 7 to 8 डेज़ की अभी बात की थी, अगर वो 7-8 डेज़ में वो प्रॉपरली अब कन्वर्ट हो गया ब्लास्टोसिस्ट में, तो अब इसे वापस क्या करते हैं, बॉडी में ट्रांजिस्ट करा देते हैं या इसमें ला करके फिट कर देंगे। अब ये फिट होने के बाद भी क्या होता है, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं स्पेसिफिक, जिसके थ्रू वो वाल के साथ टच कर सके। अब जैसे ये टच हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 14 डेज में आप उसमें प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो क्या कहा जाता है कि ये सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो नॉर्मल है। अब इन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कह दिया जाता है, वो थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन है, इसमें भी है। इसे दिखाया गया कि ये है आपकी ओवरीज, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद रिलीज। अब मान लीजिए किसी का ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो मेडिकली मतलब यहाँ पर जो एम्ब्रियो अभी हमने कहा था 7 to 8 डेज़ का जो होगा, जो लैब में जो प्रिपेयर किया गया है, तो उसे यहाँ पर
फिट किया जाता है। अगर ये फिट करने पर वो उसके साथ अटैच हो गया, यानी प्लेसेंटा उसमें एक छोटा सा डेवलप हो गया, किसी तरह से एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट हो गया, तो अब यहीं पर इसका ग्रोथ होगा और इस ग्रोथ के थ्रू वो बेबी फुली डेवलप्ड होने के बाद वो बाहर आएगा। लेकिन कुछ लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। वो स्टार्टिंग के जो 7 डेज और 8 डेज का प्रोसेस है वो एक्चुअल में आउटसाइड द बॉडी होता है, इसलिए उसे कहते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या है। सम वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट द फ्रेशली रिलीज्ड एग्स एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए few hours for IVF or in vitro fertilization outside the body. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. Complete development takes place in the uterus and then baby is born like any other baby. Babies born through this technique are called test tube babies. ये मिथ है एक तरीके से, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत बार, मैं जब छोटा सा था 7th या 8th में फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की बात सुनी थी, और 7th या 8th में मैं था तो डॉली जो है उसकी बात की गई थी, उसमें कहा गया था वो टेस्ट ट्यूब सीप है। तो मैंने सोचा कि टेस्ट ट्यूब एक छोटा सा होता है ग्लास का पार्टिकल, उसमें कैसे कुछ आ सकता है। बाद में 10th में आने के बाद पता चला कि वो एक्चुअल में 7 to 8 डेज़ का ही प्रोसेस था, बाकी सारा का सारा इसी यूटेरस में ही होता है। यानी अभी भी बॉडी के बाहर किसी भी सेल को यानी एम्ब्रियो को वेल डेवलप करके ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आपके रियल लाइफ में अगर कभी आपने सुना हो कि फिल्म भी आई होगी विकी डोनर या गुड न्यूज़, सिर्फ नाम ही अगर आपने सुना होगा, तो ये दोनों फिल्म इन्हीं सबसे डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं, जो किसी भी तरीके से बेबी को बर्न करने में प्रॉब्लम होती है जिन्हें, उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक इन बच्चों की तरह आप लोग भी रेस्ट करिए। ये दोनों अंदर रेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कोरोना के नाते रूम में रेस्ट करो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।